क्या आप जानते हो कि पूरी दुनिया में एक थीम चल रही है और इंडिया में एक डिफरेंट थीम चल रही है। ये गवर्नमेंट का डेटा है जहां पे ये कह रहे हैं कि इंडिया एम कर रहा है एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 2047 और नेट जीरो बाय 2070। अब 2070 तो बहुत दूर है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये पर्टिकुलर सेक्टर आपको लगता है कि आगे जाके चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बुलिश है। पर्सनली मेरा मानना है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर सेक्टर पे जाकर के इन्वेस्ट करूंगा तो लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि शायद मेरे को वो कंपनीज पता नहीं होंगी। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि जितनी भी इस समय पे गवर्नमेंट पुश वाली स्कीम्स हैं या सेक्टर्स हैं, कुछ कंपनीज हैं जो कि हर जगह पर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगले एक डेकेड के अंदर वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी? मेरे हिसाब से अगर कोई कंपनी ऑलमोस्ट हर थीम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है तो अगले एक डेकेड में उसकी ऑर्डर बुक स्ट्रांग होगी, उसके रेवेन्यू स्ट्रांग होंगे, उसके ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्ट्रांग होंगे, और बिजनेस अगर अच्छा कर रहा है तो स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है। ये पूरा डिफरेंट गेम है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, पूरी दुनिया में एक डिफरेंट थीम चल रही है और इंडिया के अंदर एक डिफरेंट थीम चल रही है, तो दोनों को कैसे टैप करेंगे, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैसे सोचेंगे? क्योंकि काफी सारे लोग ये बोलने वाले हैं कि यार वैल्यूएशन काफी ज्यादा हो गई है। तो इस वीडियो के अंदर मेनली 3 टॉपिक मैं कवर करूंगा। सबसे पहला वैल्यूएशन ट्रैप, दूसरा इंडियन थीम्स, तीसरा इंटरनेशनल थीम। ये तीनों टॉपिक्स कवर करने वाला हूं, तो पूरी वीडियो आराम से देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो ग्रो विद अभी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पुराने हो तो लाइक कर देना। डेटा बैक एनालिसिस अगर आपको पसंद है तो शुरू करते हैं वीडियो। अब देखो, जब भी स्टॉक मार्केट को डिस्कस करोगे तो वैल्यूएशन डिस्कस करना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब सबसे पहले वैल्यूएशन होता क्या है? वैल्यूएशन का सिंपल मतलब है कि एक चीज जो कि आज की डेट में 10 रुपए ऑफ वर्थ है, लेकिन उस 10 रुपए के बदले आप उसको 20 रुपए में खरीदने को तैयार हो, इसको कहते हैं हम वैल्यूएशन। कि भाई उसकी डिमांड ज्यादा है इसलिए वो प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वैल्यूएशन देखने के लिए आप क्या यूज करते हो, आप बोलोगे मैं पीई यूज करता हूं, प्राइस अर्निंग। मैं बोलूंगा ठीक है, बट ये बहुत ही बेसिक मैट्रिक है। दूसरा मैट्रिक आप बोलोगे कि भाई मैं पीईजी मैट्रिक यूज करता हूं, बात ठीक है, लेकिन पीईजी मैट्रिक भी एकदम सटीक नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई पीईजी जो मैट्रिक होता है वो एग्जैक्टली बहुत अच्छे से काम करता है, बिकॉज ये जो मैट्रिक्स हैं ये आपको मेनली पास्ट डेटा में क्या हुआ है उसके बेसिस के ऊपर बता रहे हैं कि भाई चीजें सस्ती हैं या फिर महंगी है। फ्यूचर के अंदर वो कंपनी कैसे करेगी ये कोई भी वैल्यूएशन टूल आपको नहीं बता सकता। इसीलिए आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर को देखोगे वो कभी भी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे फोकस नहीं करता। अगर आप ब्रॉड इंडाइसेस की बात करोगे जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, वहां पर वैल्यूएशन देखना सही है। मतलब जो पीई है, अगर उस कंपनी में ईपीएस बढ़ जाए तो पीई ऑटोमेटिकली गिर जाता है। वहीं पे अगर कोई कंपनी एक नॉर्मल पीई पे भी है और उसका भी ईपीएस गिर जाए, मतलब कंपनी अर्न नहीं करने वाली, तो वैल्यूएशन एकदम से हाई हो जाती है। तो सिर्फ वैल्यूएशन गेम अगर आप खेलोगे तो मेरे हिसाब से स्टक हो जाओगे। तो इसीलिए पीई एक बहुत ज्यादा ओवर डिस्कस टॉपिक है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस। की भाई क्या बिजनेस सस्टेन कर सकता है? अगर बिजनेस सस्टेन करेगा तो पीई कम ज्यादा होता रहता है मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। हां, जितना सस्ता खरीदे उतना अच्छा है, लेकिन कौन सा बिजनेस कितना सस्ता और किसके बाद चढ़ेगा, नो वन नोस, राइट? आई होप चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं करा तो। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं कि इंडिया के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो उनकी अजम्पशन है 2047 को लेके, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि एआई के अंदर भी काम कर रही है, डिफेंस के अंदर भी काम कर रही है, न्यूक्लियर के अंदर भी काम कर रही है, इंफ्रा में भी काम कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ना यहीं पे मेन फोकस कर रही है और ये ना बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के। तो अब इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कौन सी कंपनीज मेन रोल अदा करने वाली हैं आने वाले 10 साल के अंदर। सबसे पहली कंपनी है एल&टी, और अगले एक डेकेड के अंदर ये कंपनी बहुत सारे रोल अदा करने वाली है इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। जो एल&टी है वो थीमेटिकली अलाइन करती है हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर पावर, डिफेंस और हाइड्रोकार्बन केपिक्स के ऊपर। मतलब इन सारे सेक्टर के अंदर एल&टी कंपनी का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोल है। और एल&टी कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्लेयर है, और जो एल&टी है वो इंडियन गवर्नमेंट के काफी सारे मेजर इनिशिएटिव का भी पार्ट है। अगर आप देखोगे तो रिकॉर्ड हाई इस समय पे इनके पास ऑर्डर बुक आ चुकी है जो कि है 5.79 लाख करोड़ की, और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इक्विपमेंट 22 इंडिया की जो करंटली न्यूक्लियर रिएक्टर है, और ये लीडिंग प्लेयर है ईपीसी के अंदर, जहां पे ये पार्टनर करती है मैसिव ग्रीन एनर्जी के अंदर, स्पेस के अंदर, डिफेंस के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम भी ये रन करती है। मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर जहां जहां ग्रोथ आ रही है वहां पर ये प्लेयर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पार्ट लेता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये बाय करना है, सेल करना है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एजुकेशन पर्पस से आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि हाँ, एक ऐसा प्लेयर है जो कि अलग अलग
सेक्टर में काम कर रहा है। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की जो कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, एआई के अंदर, सिविल टेक्नोलॉजी के अंदर, और ये कंपनी सरकारी कंपनी है। अब आप ये देखोगे ना कि इंडिया के अंदर जो केपेक्स हो रहा है, मेनली वो केपेक्स कौन कर रहा है? क्या कोई प्राइवेट प्लेयर कर रहे हैं? क्या टीसीएस आकर के कुछ बड़ा खरीद रहा है या कुछ बड़ा बना रहा है? नहीं, वो नहीं कर रहा। तो वो मेनली गवर्नमेंट ड्रिवन है, और मेनली अगर कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट कंपनीज को ही मिलने के चांसेस हाई होते हैं। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक की। इस समय पे अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया के अंदर ना जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, और बीईएल एक ऐसा प्लेयर है जो कि इस समय पे डोमिनेटिंग प्रोवाइडर है स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक का, जो कि इस समय पे अकाउंट करता है नियरली 30 to 40% ऑफ वैल्यू ऑफ मॉडर्न डिफेंस प्लेटफॉर्म। और इसी के साथ साथ 1 अप्रैल 2026 में इसके पास 74,000 की ऑर्डर बुक है। और जो ये कंपनी है ये सिर्फ डिफेंस में काम नहीं करती, ये नॉन डिफेंस में टेक ट्रांजिशन में भी हेल्प कर रही है गवर्नमेंट की, जैसे कि रेलवे सिग्नलिंग के अंदर, मेट्रो सिस्टम्स के अंदर, एम्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और एआई ड्रिवन डेटा सिक्योरिटी में। तो बीएल काफी अलग अलग काम कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया ये एआई के अंदर भी काम कर रही है, और गवर्नमेंट के एआई प्रोजेक्ट्स आएंगे तो कहां जाएंगे, कौन उसके रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, आपको इसका आंसर पता है। अब बात करते हैं अपनी अगली कंपनी की जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, और ये जो कंपनी है ये मेनली पार्टिसिपेट कर रही है ग्रीन एनर्जी में, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जिसे हम एसएमआर कहते हैं उसके अंदर, और इस कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया। और इसके बिजनेस के अलग अलग सब सेगमेंट है जहां पर ये डोमिनेट कर रही है, जैसे कि डीकार्बनाइजेशन और एआई ड्रिवन कंप्यूटिंग, दोनों को चाहिए केबल्स। पॉलीकैब इंडिया टॉप मैन्युफैक्चरर है वायर और केबल की, जो कि कमांड करती है 30 to 31% मार्केट शेयर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, और ये सपोर्ट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के अंदर, मैसिवली हाइपर स्केल डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट के अंदर, और ये इंडिया की पावर ग्रिड एंड ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भी हेवीली रीइंफोर्स्ड है। और पॉलीकैब इंडिया लीडिंग बेनिफिशियरी है इन सारे सेगमेंट के अंदर। आपको क्या पता था? मुझे बताना कि पॉलीकैब इंडिया क्या करती है, अभी तक आपको क्या पता था, और इस वीडियो के बाद आपने क्या नया सीखा। अब बात करते हैं अपनी अगली कंपनी के बारे में जिसके बारे में ज्यादा चर्चाएं नहीं होती, और ये जो कंपनी है ना ये इंडिया के अंदर सेमी ग्रिड ऑटोमेशन करती है, इंडस्ट्रियल एआई के अंदर काम कर रही है, और अर्बन इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर भी काम करती है। आपको क्या लगता है ये कौन सी कंपनी होगी? मुझे कमेंट में बताना। इस कंपनी का नाम है सीमेंस, और इस कंपनी के पास ग्रेड स्किल एक्स और इलेक्ट्रिफिकेशन एक्स पोर्टफोलियो है, जो कि क्रूशियल है टर्निंग इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल पावर इनपुट इनटू स्टेबल। और ये कंपनी मेनली ड्राइव कर रही है 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। मेट्रो रेल एक्सपेंशन के अंदर काम कर रही है 40+ सिटीज के अंदर, और डेटा सेंटर बूम के अंदर भी सीमेंस के बाद जो ऑर्डर इनफ्लो है वो हिस्टोरिकली हाई पे पहुंच चुका है। ये कंपनी एआई के अंदर भी है, डेटा सेंटर के अंदर भी है, और जो एनर्जी फ्लो और ऐसा फ्लो जो कि मैनेजेबल हो, स्टेबल हो, वो भी देने में प्रोवाइड करती है। और इसी के साथ साथ इस कंपनी की ऑर्डर बुक अभी ऑल टाइम हाई पे, और सोचो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी फुल स्केल डेवलपमेंट शुरू भी नहीं करी है। अगली जो कंपनी है वो इंडिया के अंदर एडवांस एआई फैक्ट्री सेटअप कर रही है, और सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन के अंदर भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, और इस कंपनी का नाम है HCL टेक्नोलॉजी। अब बोलोगे ये तो आईटी कंपनी थी, हाँ, लेकिन ये पिवट कर रहे हैं। जैसे आईटी कंपनियां इस समय पे काफी ज्यादा हीट फेस कर रही हैं क्योंकि एआई आ रहा है, तो इन्होंने भी जो अपना बिजनेस मॉडल है उसके अंदर पिवट करना शुरू कर दिया है। ये कंपनी इंडिया में पहले लो मार्जिन आईटी सपोर्ट देती थी, लेकिन आज की डेट के अंदर HCL टेक जो है ये स्पेशलाइज करती है इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज के अंदर, जो कि इनके रेवेन्यू का 9.8% ईयर ऑन ईयर लेवल पे ग्रो कर चुका है। ये ब्रिज करता है गैप बिटवीन चिप डिजाइन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। और ये जो कंपनी है इसने एक्टिवली सिक्योर किया है 100 मिलियन एआई फैक्ट्री डील डिजाइन फॉर नेक्स्ट जेन एआई डेटा सेंटर, और फर्मवेयर डेवलपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हैं इसे ग्लोबल सेमीकंडक्टर जायंट से। तो आप ये सोचो कि HCL टेक जो है ना वो फर्स्ट मूविंग एडवांटेज उठाने वाली है टीसीएस इन्फोसिस से, वो भी कहीं ना कहीं कोलैब कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से HCL की ग्रोथ है इसमें वो टीसीएस इन्फोसिस में एज ऑफ नाउ नहीं देखने को मिलती कि 9% ओवरऑल रेवेन्यू का यहां से आने लग गया। तो मतलब ये जो ग्रोथ है ये धीरे धीरे करके बढ़ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब इसके अलावा दो कंपनीज और है जो मैं चाहूंगा कि आप एनालाइज करो और मुझे बताओ कि ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। डीप एनालिसिस करना, इसके अंदर कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, एनालाइज करो, आपको मजा आ जाएगा कि ये कंपनी करती क्या है। एक कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये कुछ बहुत ही रैंडम सी चीज कर रही है, नहीं, ये जो कंपनी है ये काम करती है थर्मल न्यूक्लियर टर्बाइन में, हैवी इंजीनियरिंग में और पावर जनरेशन के अंदर। तो अगर आप इसके बिजनेस को और थोड़ा सा डिग इन करोगे ना, आपको पता चलेगा ये किस स्केल पे जाकर के गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है और गवर्नमेंट के पुश का फायदा उठा रही है कि इंडिया को कैसे ग्रो करें। इसके अलावा एक और कंपनी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग डिस्कस नहीं करते, इवन मैं भी खुद रिसर्च करूं, तो आप अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में भेजना। इसका
नाम है मिश्र या मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। ये कंपनी काम करती है सुपर एलॉय में, एरोस्पेस में और न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर। इस कंपनी के बारे में मैंने भी अभी पढ़ना शुरू करा है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं भी इसके बारे में पढ़ूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। अब ये तो बात हुई इंडियन कंपनीज की, लेकिन पता है इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो कि इसके अंदर बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर साउथ कोरिया की अगर आप मार्केट देखोगे तो लास्ट एक साल के अंदर वो बूम हो गई है। वो बूम क्यों हुई है? क्या सारी कंपनीज वहां पे चल रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। वहां पे एआई, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर वाली कंपनीज चल रही है जो कि इस वहां पे इंडिया के अंदर नहीं है, इंडिया में प्रॉक्सी प्ले है। और इसी वजह से जो ग्लोबली एक चीज प्ले हो रही है वो है एआई डेटा ड्रिवन। लोग बोलेंगे इसकी वैल्यूएशन काफी हाई है, आज से एक साल पहले भी हाई थे, उससे एक साल पहले भी हाई थे और आज भी हाई है, शायद एक साल बाद भी हाई होंगे। मैं कह रहा हूं बबल है, 50-60% क्रैश भी कर जाए, इट्स फाइन, क्योंकि जो कंपनी बिजनेस अच्छा करेगी वो ग्रो कर जाएगी। तो सबसे पहली कंपनी जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है ये है माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काफी पॉपुलर है, लेकिन आने वाले टाइम पे जब एआई काफी ज्यादा नॉर्मल हो जाएगा तो यहां पर जो विंडोज है ये भी रिप्लेस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है जहां पर आपको आउटलुक 360 मिलता है ये भी रिप्लेस हो सकता है, बात ठीक है। लेकिन ये जो कंपनी है ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई डेटा सेंटर और इंडिया के अंदर भी काफी सारी कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट कर रही है। मतलब क्या है, अगर एआई वाली थीम चलती रही तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी और नेक्स्ट लेग ऑफ रैली माइक्रोसॉफ्ट की आएगी। लोग बोलते हैं इतनी बड़ी हो चुकी है, कितनी बड़ी होगी? आज से 10 साल पहले भी लोग ये बोलते थे, उससे 10 साल पहले भी लोग ये बोलते थे, आने वाले 10 साल बाद भी लोग ये बोलेंगे अगर ये कंपनी सर्वाइव करती है। प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्रोबेबिलिटी है कि ये कंपनी सर्वाइव कर जाएगी बिकॉज आरएनडी में बहुत पैसा खर्च करते हैं। दूसरी कंपनी जो कि इस समय पर डिस्काउंटेड प्राइस पे है उसका नाम है मेटा, जिसको आप फेसबुक के नाम से जानते हो। अब जो मेटा है ये भी आरएनडी में बहुत पैसा खर्च कर रही है और इनकी जो रेवेन्यू स्ट्रीम है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर आप इसके रेवेन्यू ग्रोथ की बात करोगे तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन भी इसके अंदर स्ट्रांग है और वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है ये यूएस के अंदर। अगली कंपनी जो मेरी वॉच लिस्ट के अंदर है वो है एनवीडिया। आज के डेट में मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन मुझे आप ये बताओ कि एनवीडिया या एएमडी इन दोनों में से कौन जीतेगा? इन दोनों में से एक जीतेगा। तो अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में दोनों रख लूं, मान लो मुझे 10 रुपए डालने हैं तो मैं 5-5 रुपए दोनों में डाल दूं, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। कोई भी जीते मेरे पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है, तो इनको मैं रखने वाला हूं। लेकिन एक रिस्क क्या आ रहा है कि भाई चाइना ना अपना भी जीपीयू बना रहा है, वहां पर जो कंपटीशन है वो बढ़ सकता है। लेकिन चाइना के चिप्स खरीदेगा कौन? खरीद तो लेंगे लेकिन उस पर ट्रस्ट किसका होगा? लोग अपने कंप्यूटर में डालेंगे? ये हमेशा एक क्वेश्चन रहेगा। ट्रस्ट इशू चाइना के ऊपर लोगों का है। अगली जो कंपनी है यूएस के अंदर उसका नाम है मैक्रॉन टेक्नोलॉजी। ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मेनली काम कर रही है और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो थीम है ना ग्लोबली काफी ज्यादा बूम कर रही है। तो ये कंपनी भी आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। इसको आप इन डेप्थ एनालिसिस करना इन सारी कंपनीज को, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्या ओपिनियन है। लेकिन इन सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट करोगे या इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। अभी जो ग्लोबली पैसा एफआईआई इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एआई वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब एआई की कंपनियां काफी ज्यादा डेवलप हो जाएंगी तो वो इंडिया के अंदर वापस आएंगे। बातचीत ये भी होना शुरू हो गई है कि भाई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर, एसटीटी के अंदर जो टैक्सेस हैं वो कम हो जाएं। और इसी के साथ साथ अगर आप सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास करेंसी रिस्क है, तो इंटरनेशनल पोजीशन बिल्ड करना मेरे हिसाब से एक अच्छा सेंस हो सकता है। आप अपनी एनालिसिस कर लेना, उसके बाद डिसाइड कर लेना। लेकिन आपको पता है कि इस मार्केट के अंदर जहां पे वैल्यूएशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारी ऐसी कंपनी है जो कि अंडर वैल्यूड हो चुकी है, बहुत ज्यादा टूट चुकी हैं। जानना है कौन सी कंपनी है? तो ये वाली वीडियो देख लेना, आपको मजा आ जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।